हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी पॉइंट। मैं हूं मोनिका और आज हम कवर करने वाले हैं ब्लॉक 2 का यूनिट नंबर 2। हमने ब्लॉक 1 जिसमें एक यूनिट थी कल कवर कर ली थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 2 जिसका नाम है मानव विकास का परिचय। तो सबसे पहले ही मानव विकास क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि मानव का विकास, लेकिन कब से कब तक? तो जन्म से कब्र तक, वूम टू टूम, हम ऐसे कह सकते हैं कि जन्म से लेकर गर्भ में जब बच्चा होता है अपनी माँ के, तब से लेकर जब तक वो कब्र में ना चला जाए, मर ना जाए, जब तक वो अपने जीवन में विकास करता रहता है, तो इसकी स्टडीज करना, ये क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है। तो जो जीन पियाजे थे, इन्होंने अपने तीनों बच्चों पर ये स्टडीज करी थी और उन्होंने बताया था कि कैसे एक बच्चा टीनेजर तक अपने विकास की प्रक्रियाओं को निभाता है। तो यह विज्ञान का क्षेत्र है जो गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक की मनुष्य के विकास प्रक्रिया को दर्शाता है। उदाहरण जीन पियाजे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं विकासात्मक मनोविज्ञान में समस्याएं एवं विषय वस्तु। इसमें हम देखेंगे कि विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या क्या समस्याएं रही हैं, किन किन चीजों पर डिबेट्स रही है। तो अनुवांशिकता तथा पर्यावरण की समस्या। अब अनुवांशिकता का मतलब तो होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हमारा पर्यावरण होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जो हमारे अंदर विकास होता है ना, वो अनुवांशिकता के आधार पर होता है, जबकि कुछ मनोविज्ञान कहते हैं कि पर्यावरण के आधार पर होता है। इसके बारे में आगे इसी चैप्टर में हमने डिबेट भी देखनी है, बट आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हमारी लाइफ में अनुवांशिकता और पर्यावरण इक्वली मैटर करते हैं। अगर आप आनुवांशिक तौर पर अच्छे हैं लेकिन पर्यावरणीय तौर पर एनवायरनमेंट आपको अच्छा नहीं मिला, तो आप कैसे एक अच्छे विकास कर पाएंगे, है ना? सतत और असतत विकास। अब इसके अंदर कहते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक कुछ कहते हैं कि जो विकास होता है ना, वो सतत तौर पर होता है, नहीं कंटिन्यूअस होता है, आगे आगे लगातार चलता जाता है। जबकि कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि नहीं, कंटिन्यूस नहीं होता, ये स्टेज वाइज होता है, जिसकी सीढ़ियां होती है ना, एक स्टेज पार कर लिया उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। तो कुछ का मानना ये है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक या अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अलग अलग थिंकिंग है। स्थिरता और परिवर्तन, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी डिबेट रही है कि जो विकास होता है वो स्थिर होता है, जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं, ये परिवर्तनीय होता है, बदलता रहता है। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताना नीचे कमेंट में। बाकी आपको लिखना तो दोनों के ऊपर ही है कि कुछ मनोवैज्ञानिक स्थिरता कहते हैं जबकि फिक्स कहते हैं, कुछ अनफिक्स कहते हैं। अब आप नॉर्मल देखो कि टीनेजर के बाद जब हम एडल्ट एज में आते हैं तो हमारा जो विकास होता है वो एक पल को कह सकते हैं स्थिर हो जाता है, लेकिन उसके बाद में भी हमारे अंदर बदलाव देखने को मिलते हैं। 30-35 के एज के बाद देखो बदलाव फिर से मिलेंगे, बूढ़े होने लग जाएंगे, फिर बदलाव फिर से मिलेंगे। तो कैसे ये स्थिर हो गया, है ना? रहा तो परिवर्तन ही है, लेकिन फिर आगे हम देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं जीवन पर्यंत विकास के सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो विकास होता है ना, वो लाइफ टाइम चलता है। और इसके ऊपर पॉल बी बैलेट्स ने क्या कहा है, एक जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 6-7 पॉइंट दिए हैं इसके बारे में, तो हम इनको फटाफट देख लेंगे। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो आई होप यू ऑल आर एग्री कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो लाइफ टाइम चलता रहता है। जब हम छोटे होते हैं कुछ चीजें सीख रहे होते हैं, बड़े होते हैं कुछ चीजें सीख रहे होते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो भी तो एनालाइज कर ही रहे होते हैं। अब एक अनुभवी इंसान तो बनी चुके होते हैं, एक्सपीरियंस तो आ चुका होता है, तो ये कह सकते हैं कि जीवन पर्यंत विकास होता रहता है। विकास बहुआयामी होता है। बहुआयामी मीन्स का मतलब यहाँ पे ये है कि सामाजिक तौर पर, है ना, संवेगात्मक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, सभी तरीके से विकास करते हैं हम। सिर्फ बॉडी से हम ग्रोथ कर गए, लंबे लंबे हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि हमारा विकास हो गया है। अब माइंड है ही, बच्चों जैसे हरकतें करते हैं तो फायदा क्या है, वो विकास थोड़ी ना हुआ। तो विकास का मतलब, बहुआयामी का मतलब सब फैक्टर्स को एक साथ इनकलकेट करके चलता है ये, सामाजिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक, इमोशनली हो, ठीक है। विकास बहुदिशात्मक है। बहुदिशात्मक का मतलब यहाँ बौद्धिकता से है, बुद्धि, इंटेलिजेंस। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तरल और एक ठोस।
तरल बौद्धिकता क्या होती है? जब हम किसी नई स्टेज में जाते हैं ना, तो हमारे अंदर बड़ी एक्साइटमेंट होती है नई नए काम को करने की। जैसे कि अब आप लोग पहले छोटे होंगे तो स्कूल नहीं जाते होंगे, लेकिन जब आप पहली बार स्कूल गए होगे कितनी एक्साइटमेंट हुई होगी। वो हमारी तरल बौद्धिकता है। फिर कुछ टाइम बाद आप बोर हो गए होगे, अरे स्कूल जाना है, तो वो क्या हो गया? ठोस बौद्धिकता हो गया। ऐसे ही जब आप लोगों की शादी होती है, आपके पास नई नई जिम्मेदारियां आती हैं, वो क्या है? तरल बौद्धिकता। लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हो तो वो जिम्मेदारियां आप कितने अच्छे से संभाल चुके होते हो, वो नॉर्मल लाइफ, डेली लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है, तो वो ठोस बौद्धिकता होती है। आई होप यू आपको समझ में आ रहा होगा। विकास लचीला होता है। ठीक है, विकास ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई चीज आज नहीं सीखी या अब तक नहीं सीखी तो वो आप आगे नहीं सीख पाओगे। कितने सारे लोग देखे हैं जो अपने एज निकलने के बाद कहते हैं ना कि 20-25 साल हो गए, 30 साल हो गए, अब ये वाला काम थोड़ा ना सीखने की उम्र है, अब तो परिवार संभालो। ऐसा कुछ नहीं होता, सीखने वाले सीखते हैं। तो एक तरीके से विकास लचीला है, इसको आगे हम नई नई चीजों का अनुभव लेकर, एक्सपीरियंस लेकर सीखा जा सकता है। विकास बहुविषयी होता है। विषय, विषय मतलब सब्जेक्ट्स। अब जो विकास है वो हमारे अंदर अलग अलग चीजों की समझ बनाता है। अब इतिहास हो गया, ठीक है, इतिहास को समझना, समाजशास्त्र को समझना, अर्थशास्त्र को समझना, सबके लिए एक अलग थिंकिंग है। अब वो सारी थिंकिंग को कैसे हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, हमें कैसे वो चीजें समझ में आने लगती हैं। अभी भी तो आप कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसमें एक साइकोलॉजी भी आ गया, बट आपको ये समझ में आ रहा है। तो कैसा है? ये बहुविषयी होता है। विकास प्रासंगिक होता है। प्रासंगिक में यहाँ पे प्रभाव बताए गए हैं कि दो तरीके का होता है, एक मानक प्रभाव और एक गैर मानक प्रभाव। मानक प्रभाव के अंदर हमारी डेली की घटनाएं जो कि अपने अपने प्रकार की होती हैं, जिसकी रजोनिवृत्ति होना, ठीक है, विद्यालय में प्रवेश, छुट्टी लेना। अब अपने अपने रीजन ये तो होंगे कि पड़ोसी के यहाँ पे कुछ हो गया तो आप छुट्टी लोगे, ऐसा तो नहीं है ना। आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई अर्जेंट वर्क है, तब आप छुट्टी लोगे। आपका मन है स्कूल जाओगे, है ना। ऐसा तो ना कि किसी के भी कहने पे जाओगे, किसी के भी कहने पे नहीं जाओगे। हमारी बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस, वो भी तो आपकी अपनी अपनी एज के हिसाब से है। अब रजोनिवृत्ति कुछ वुमेन्स में 40 साल में हो जाती है, कुछ में 45 में होती है, कुछ में 50 में होती है, तो वो अपनी अपनी बॉडी की क्षमता होती है। ऐसे ही गैर मानक प्रभाव, ये विशेष घटनाएं हैं, इसके अंदर ये चीजें हर कोई नहीं देखता है। अब विदेश में नौकरी हर कोई थोड़ा ना करता है ना। हर किसी के बच्चे की मृत्यु थोड़ी ना हो जाती है। ऐसे वाले दुख जो विशेष पीड़ा देते हैं, जो अलग ही होते हैं। तलाक हो गया, शादी तो हर किसी की होती है, लेकिन तलाक हर किसी का थोड़ी ना होता है। तो ये विशेष घटनाएं हैं, इनको गैर मानक प्रभाव में डाला गया है। इन अलग अलग तौर तरीकों के हिसाब से भी इनका अलग अलग विकास हो जाता है। अब एक तलाकशुदा आदमी या तलाकशुदा औरत, उसकी जिंदगी में अलग चीजें आई होंगी, अलग स्ट्रगल्स आए होंगे, तो वो हर कोई थोड़ी ना फेस कर पाएगा। तो वो उनका एक विकास का तरीका हो गया या फिर एक नया अनुभव हो गया, वो एक प्रासंगिक है, अलग अलग प्रभाव पे निर्भर करता है। अब हम देखते हैं विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताएं, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका। तो फाइनली हम डिबेट पर आ गए हैं कि क्या क्या साइंटिस्ट क्या क्या कहते हैं विकास के बारे में। आनुवंशिकता है कि पर्यावरण से संबंधित है। तो मनुष्य का विकास एक जटिल प्रक्रिया है, सभी जानते हैं, है ना। आनुवंशिक घटकों तथा पर्यावरण घटकों का योगदान है। अब एक बच्चा अगर आनुवंशिक तौर पर बनेगा ही नहीं तो वो दुनिया में कैसे आएगा? हेलो जी, दुनिया में आने के बाद में उसको पर्यावरण नहीं मिलेगा तो वो कैसे सरवाइव करेगा? लेकिन हर किसी को सेम पर्यावरण, सेम एनवायरनमेंट थोड़ी ना मिलता है। अब सेम एनवायरनमेंट ना मिलने की वजह से आपस में भाई बहन भी एकदम डिक्टो कॉपी नहीं होते हैं, उनके अंदर भी अलग अलग चीजें होती हैं। तो कोई इंसान एक दूसरे से नहीं मिलता इसी की वजह से। क्यों? क्योंकि पर्यावरण घटक और आनुवंशिक घटक दोनों ऐसी मात्रा में मिले होते हैं ना कि एक नया ही इंसान आ जाता है, एक नया ही कह सकते हैं प्राणी जीवित हो जाता है। अब आनुवंशिकता, वंशागत की भूमिका ये समझने के लिए हम थोड़ा सा एक तरीके से इसमें साइंस ही दे रखी है, थोड़ा सा पोर्शन में जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होता है ना कि कैसे एक जायगोट बनता है, उतना पार्ट दे रखा है। तो गर्भधारण के समय क्या होता है, एक अंडाशय और एक शुक्राणु, ठीक है, वो निषेचन करते हैं। निषेचन करते हैं यानी कि फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होते वक्त इनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स, 46 गुणसूत्र, अगर मैं जोड़े में कहूँ तो 23 हो गए, 23 जोड़े हो गए। तो इतने गुणसूत्र बनते हैं, फिर वो आगे जाके युग्मनज बनता है।
एक सेल बनती है, वो सेल आगे डिवाइड हो के बहुत सारी सेल्स बना लेती है, तो जायगोट बन गया। उसके बाद वो एक भ्रूण बनता है। भ्रूण ऐसा बच्चा होता है जो कि अभी माँ के पेट में है, उसने भी दुनिया नहीं देखी है, वो माँ के गर्भ में है, अभी बन रहा है, पूरा भी नहीं होता भ्रूण। अभी तो एक सेल से दूसरी सेल बन रही होती है, फिर धीरे धीरे बोन्स बनेंगी, मसल्स बनेंगी, कितनी सारी चीजें बननी होती है, तो ये भ्रूण होता है। तो ये तो आप लिखोगे। इसके अलावा आपको क्या लिखना है कि जो एक फीमेल होती है वहां से 23 गुणसूत्र और एक मेल होता है वहां से 23 गुणसूत्र मिलकर, मैंने जोड़े नहीं बोले हैं, जोड़े बोल दूंगी तो पूरे 46 हो जाएंगे। 46 को हाफ हाफ बांटो, 23 तो हो गए, तो 23 जोड़े मिलकर 46 गुणसूत्र बनाती हैं, और मैं जोड़े में कहूँ तो 23 हो गए। इनमें से ना 22 तो होते हैं ऑटोजोम, जो कि अलग अलग कह सकते हैं हम हमारी विशेषताएं बताते हैं। कुछ में आंखों का कलर होता है, कुछ में बालों का कलर होता है, कुछ में हाइट होती है ना। तो ये अलग अलग चीज हो गई। और एक होता है लैंगिक गुणसूत्र, जो कि हमारा सेक्स बताता है कि वो मेल है कि वो फीमेल है, तो ये हो गया लैंगिक गुणसूत्र। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम देखेंगे पर्यावरणीय कारकों की भूमिका। आपको उसके अंदर बस वही लिखना है आनुवांशिकता के अंदर कि एक बच्चा, एक भ्रूण कैसे बनता है, ठीक है, कितने क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं उतना लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे और पर्यावरण के बारे में लिखेंगे कि पर्यावरण की क्या भूमिका होती है। तो दुर्गानंद सिन्हा का पारिस्थितिक प्रतिमान मैंने ये बताया गया, बाकी तो आप भी लिख दोगे कि पर्यावरण एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा पालन पोषण जो होता है ना, वो अलग अलग पर्यावरण में होता है, अलग अलग न्यूट्रिशंस हमें मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग हो जाते हैं बच्चे। और कह सकते हैं कि हम बच्चे अलग अलग जगहों पे भी तो रहते हैं, पहाड़ी इलाके के बच्चे, मैदानी इलाके के बच्चे, पठारी इलाके के बच्चे, सब अलग अलग तरीके से सरवाइव करते हैं, तो उनका एक लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। अब जो पहाड़ी इलाके के बच्चे रहते हैं उनको ऊंचाई से डर थोड़ा लगता होगा, लेकिन मैदानी इलाके वाले बच्चे अगर चले जाएं 5वीं 10वीं मंजिल पे तो उन्हें तो चक्कर आने लग जाते हैं। तो वो कैसा है, उनका सरवाइव करा है उनका एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब यहाँ दुर्गानंद सिन्हा की परिस्थिति प्रतिमान में बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, अगर डायरेक्ट आ गया तो भी लिख कर आने हैं, वरना आप इसमें तो लिख कर आएंगे ही आएंगे। तो इन्होंने 2 तरीकों से प्रतिमान दिए पर्यावरण कारकों पर, एक तो ऊपरी और स्पष्ट परत, एक प्रतिवेश तथा सहयोगी परत, ठीक है। 2 परतों में इन्होंने बताया है कि एक पर्यावरण जो छोटे लेवल पे मिलता है, ऊपरी लेवल पे मिलता है। परिवार, अगर हमारा परिवार अच्छा होता है ना तो एक बच्चा बड़ा अच्छा सरवाइव करता है, वहां पे बहुत अच्छे से डेवलपमेंट उसका होता है। अगर जो माता पिता हैं वो ही आपस में लड़ रहे हैं, दारू पी के लड़ रहे हैं, तो बच्चों पे असर ही क्या जाएगा, है ना। और फिर बाद में कहते हैं हमारा बच्चा ऐसा हो गया वैसा हो गया। बचपन से तुम लोगों ने उसको कैसा माहौल दिया ये भी तो मैटर करता है। इसके अलावा साथी, अब एक बच्चा पहले सिर्फ घर में रहता था, घर का माहौल अच्छा था, वो दोस्त भी तो बनाएगा। अब वो दोस्त कैसे हैं, कैसे खेलता है उनके साथ, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। फिर शिक्षक, स्कूल में जाएगा तो अपने टीचर की छत्रो छाया में रहेगा। अब वो बच्चों को कैसा बनाएंगे वो टीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टीचर हमेशा बच्चे को पॉजिटिव लेकर जाते हैं। और इंटरनेट का इस्तेमाल, अब ये भी चीज हमारी एक लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, आप मानो या ना मानो। बच्चा जब छोटा सा होता है तभी से उसको फोनों की लत लग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर नई नई चीजें देखता है, उसको एक्साइटमेंट सी होती है, इसलिए। अब नेक्स्ट है प्रतिवेश और सहयोगी परत, इसके ना बड़े लेवल पे है, जिसकी सामाजिक और आर्थिक कारक, ये सब कारक वगैरह हो गए। अब बच्चा समाज में रह रहा है, अब उसको धीरे धीरे ये भी सर्वाइव करना सीखना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने आप को अपने समाज में रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर वो अपने टीनेजर से ही सबके लिए अच्छे अच्छे काम करता रहा है ना, सबकी हेल्प करता रहा है, तो उसको उस नज़र से देखा जाएगा। और वो किसी की बात नहीं मानता था, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता था, तो उसको समाज में उसकी नज़र से देखा जाएगा, वो हो गया। और इसके अलावा ये माना गया कि जितने भी विकासशील देश हैं उनके बच्चों के ब्लड के अंदर ना सीसा यानी कि लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ तक हमारा यूनिट 2 हो गया कंप्लीट। जल्दी आपको यूनिट 3 की वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।